हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रमुख घटनाएं। 1885 से लेकर 1951 तक जितने भी घटनाएं हुआ है, आंदोलन हुआ है, सभी को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है। आजकल एग्जामिनर आधुनिक भारत को डीपली पूछ रहा है, इसलिए जितने भी आंदोलन है प्रमुख सभी मैंने डीपली अच्छे तरीके से कवर किया है। तो इस वीडियो को हम करते हैं स्टार्ट। ये वीडियो आपके सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होने वाला है। ये सभी क्रांति को हम पढ़ेंगे, चाहे आप यूपीएससी की एग्जाम दो या फिर यहाँ पे किसी भी सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसीएस का हो या फिर एसएससी का हो, रेलवे का हो, तो जीके जीएस पूछता ही है। तो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा ये टॉपिक हो जाता है आपके लिए, खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 में तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टीआरई 4.0 में बहुत ज्यादा इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हम बिना देरी करे करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है यह है क्रांतिकारी आंदोलन, प्रमुख आंदोलन, घटनाएं और समझौते। इसमें हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन, लखनऊ पैक्ट, रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी, गोलमेज सम्मेलन, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट, जलियांवाला बाग, शिमला समझौता, उसके बाद फिर भूदान आंदोलन, सभी चीजों के बारे में हम डीपली पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं। यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई ये 1885 में हुई। इसका जो स्थापना हुआ ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ। इसके जो संस्थापक थे वो एओ ह्यूम थे, ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इसका स्थान था बंबई के गोकुलदास तेजपाल सांस्कृतिक विद्यालय में। इस समय के जो वायसराय थे ये लॉर्ड डफरिन थे और दादा भाई नौरोजी ने इसका नामकरण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया। पहले इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले क्या नाम था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहले नाम था ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं था, भारतीय राष्ट्रीय यहाँ पे संघ था। लेकिन बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो ये होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। जो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ एक एक चीज को आप लोग नोट करते चलेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि आजकल एग्जामिनर जो है ये सबसे ज्यादा किसी टॉपिक से प्रश्न पूछ रहे हैं तो वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1916 में हुआ। 1916 में होम रूल लीग आंदोलन हुआ। होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से प्रभावित था। क्या था? होम रूल लीग आंदोलन आयरलैंड के होम रूल लीग आंदोलन से प्रभावित था। और इसमें जो थे ये होम रूल में बाल गंगाधर तिलक पहले जो आ जाते हैं, ये बाल गंगाधर तिलक आ जाते हैं। ये बेलगांव पुणे से इसका नेतृत्व कर रहे थे। और दूसरी तरफ जो थे ये एनी बेसेंट थे। एनी बेसेंट जी जो थे ये मद्रास से यहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे। तो दो नेता इसमें आए थे, पहला बाल गंगाधर तिलक और दूसरा एनी बेसेंट। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? बेलगांव पुणे में नेतृत्व कर रहे थे। और एनी बेसेंट जो थी ये मद्रास से यहाँ पे क्या कर रही थी? तो यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी। यहाँ पे ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि एनी बेसेंट जब मद्रास से यहाँ पे नेतृत्व कर रही थी तो इनका जो सचिव था वो कौन था? तो ये याद रखिएगा, अरुणडेल जी थे। कौन थे? यहाँ पे जॉर्ज अरुणडेल थे। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। आ जाता है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट में क्या हुआ? तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को हुआ। यह काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पे गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून इसे कहा गया। इसमें दो नेताएं आ जाते हैं, पहला शमसुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। पहला शमसुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। तो रॉलेट एक्ट जब 19 मार्च 1919 को हुआ था तो इस समय क्या होता है कि इसको काला कानून कहा गया। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया। और इसमें जो प्रमुख नेता आते हैं ये शमसुद्दीन किचलू आते हैं और डॉक्टर सत्यपाल आते हैं। तो इन दोनों का गिरफ्तारी हो गया था। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता शमसुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी के विरोध में आगे चलकर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अगर आपको और ज्यादा डीपली पढ़ना है तो आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 में होता है।
खिलाफत आंदोलन तुर्की में खलीफा के पद के समर्थन में ब्रिटेन के खिलाफ आंदोलन था। भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत होती है। इसमें दो नेतृत्व करते हैं, प्रथम अध्यक्ष शौकत अली, दूसरा मोहम्मद अली। तो शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों खिलाफत आंदोलन में यहाँ पे क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं खलीफा में। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध होता है तो उस समय एक तरफ तुर्की भी था और एक तरफ ब्रिटेन भी था। तो तुर्की के जो सम्राट थे, खलीफा उसको सब लोग मानते थे। जितने भी विश्व में मुस्लिम कंट्री थे सभी लोग उसको खलीफा मानते थे। इसलिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन चलाया जाता है 1919 में। तो यहाँ पे तीन चीज चलाए जाते हैं, पहले खिलाफत आंदोलन 1919 में, रॉलेट एक्ट 1919 में, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। आगे हम आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। रॉलेट एक्ट के विरोध में पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा बुलाई गई और यह शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, पर जनता यहाँ पे जनरल डायर ने इन पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर हिंद की उपाधि, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। इस बात को याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग जब हत्याकांड यहाँ पे होता है 13 अप्रैल 1919 को, तो इस घटना के विरोध में महात्मा गांधी को जब प्रथम विश्व युद्ध में सैन्य मदद जब महात्मा गांधी यहाँ पे अंग्रेजों की किए थे प्रथम विश्व युद्ध में, तो महात्मा गांधी को यहाँ पे इंडिया के लोग यहाँ पे भर्ती करने वाला सार्जेंट भी गए थे। और जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, उसके बाद फिर गांधी जी केसर हिंद की उपाधि लौटा देते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा देते हैं, यहाँ पे जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा देते हैं। इस घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 380 व्यक्ति मारे गए, परंतु कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए थे इस जलियांवाला बाग हत्याकांड में। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। इस बात को याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक एक भारतीय थे जिन्होंने क्या किया था, जनरल डायर को यानी जनरल ओडायर को यहाँ पे इसमें सहयोग किया था। आगे यहाँ पे आ जाता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ। 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया, जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है 1922 में। तो महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 को कुछ लोगों की गुस्साई भीड़ ने गोरखपुर के चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी। इसमें 23 पुलिस वाले की मौत हो गई थी। यानी चौरी चौरा कांड 1922 में हो जाता है। उसी समय 1920 में असहयोग आंदोलन चलते रहता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलता है। उसके जो नेतृत्व करते हैं ये महात्मा गांधी करते हैं। उसके जस्ट 2 साल बाद 1922 में उसी समय चौरी चौरा कांड हो जाता है और ये जो असहयोग आंदोलन होता है ये चलते रहता है। लेकिन भीड़ ज्यादा गुस्साई हुई थी और उसके बाद फिर एक थाने में आग लगा देती है, जिसमें 23 पुलिसकर्मी की यहाँ पे मौत हो जाती है। में सम्मेलन होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब होता है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो तिथि है ये 12 नवंबर 1930 को होता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। इसका जो स्थान होता है ये सेंट जेम्स पैलेस लंदन में होता है। इस समय के जो वायसराय होते हैं ये लॉर्ड इरविन होते हैं। इस समय के जो वायसराय होते हैं ये लॉर्ड इरविन होते हैं। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया। यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जितने भी सदस्य थे उन्होंने यहाँ पे भाग नहीं लिया था और महात्मा गांधी ने भी यहाँ पे इसमें भाग नहीं लिया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां मोहम्मद अली, दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भाग लिया। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां, मोहम्मद अली ये सभी ने भाग लिया। और दलित वर्ग के नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भी प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। आ जाता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में चलाया जाता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च के साथ की।
31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग 11 सूत्रीय मांग थी। किससे थी? तो वायसराय इस समय के जो थे वो लॉर्ड इरविन थे, और इसी को हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं गांधी इरविन समझौता। ये हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं गांधी इरविन समझौता से। तो परिणाम क्या आता है? अस्वीकार, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। 31 जनवरी 1930 को गांधी जी की मांग होती है। किससे होती है? तो उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन, ये 11 सूत्रीय मांग करते हैं, और जब लॉर्ड इरविन अस्वीकार कर देते हैं तो इसका परिणाम निकलता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन हमें अब करना है। का गोलमेज सम्मेलन होता है। गोलमेज सम्मेलन, 3 गोलमेज सम्मेलन चलता है। पहला 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो इस टाइप का आप लोगों का गोलमेज सम्मेलन नहीं होता था, इस टाइप का आप लोगों का गोलमेज सम्मेलन होता था। यानी ये जो आप लोगों को पिक्चर दिख रही है, जैसे कि कोई घर के बड़े सदस्य होते हैं तो इधर ये बैठते हैं, उसके बाद फिर ये घर के सदस्य इधर इधर बैठते हैं, ठीक है। लेकिन इस टाइप का गोलमेज सम्मेलन वहां नहीं था, इस टाइप का गोलमेज सम्मेलन वहां पे था। यानी कि हर एक नेता वहां पे, हर एक रिप्रेजेंटेटिव, हर एक नेता यहाँ पे क्या करते थे? बैठे हुए होते थे, और वहां पे जो भी उनका प्रॉब्लम होता था वो बताते थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 को होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 को होता है। तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुए थे। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था ये रैमजे मैकडोनाल्ड था। कौन था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड था। तो यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सभी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जाता है, गोलमेज सम्मेलन में ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते। पहला प्रश्न ऐसा रहता है कि भारत के ऐसे कौन से महान नेता थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। 1930 में कांग्रेस से कोई भी प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव या महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया था। 1931 में महात्मा गांधी ने भाग लिया था, और प्लस इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया, ठीक है। और 1932 में कांग्रेस के किसी ने भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया, महात्मा गांधी जी ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पे आता है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता क्यों होता है? 11 सूत्रीय मांग करता है। तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच में गांधी इरविन समझौता होता है। लॉर्ड इरविन की शर्तें होती हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त किया जाए, कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन आए, और ब्रिटिश समापन का बहिष्कार ना किया जाए। ये 3 जो आप लोगों का शर्त है, ये लॉर्ड इरविन के द्वारा कहा जाता है। और महात्मा गांधी जी की भी 11 सूत्रीय मांग थी। इनका क्या क्या सूत्र मांग था ये भी देख लेते हैं। इनका क्या क्या था? तो ये था सूत्रीय मांग 11। इसमें पहला था पूर्ण रूप से शराब पर प्रतिबंध, दूसरा था विनिमय की दर घटाकर एक स्लीपिंग 4 पैसा कर दी जाए, भूमि लगान आधा हो और उस पर काउंसिल का नियोजन रहे, तीसरा चौथा नमक कर को समाप्त किया जाए, सेना संबंधी कम से कम 50% की कमी हो, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी का वेतन आधा कर दिया गया, विदेशी वस्त्रों के आयात पर निषेध कर लगे, ठीक है, निषेध कर लगे, भारतीय समुद्र तट केवल भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित रहे और इसके लिए कानून का निर्माण हो, सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए, गुप्तचर पुलिस हटा दिया जाए अथवा उस पर जनता का नियंत्रण रहे, और यहाँ पे आत्मरक्षा के लिए हथियार की अनुमति दी जाए। ये टोटल 11 सूत्रीय मांग थी। किसकी थी? तो महात्मा गांधी जी की थी। किससे थी? तो उस समय के जो वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन, तो ये टोटल 11 सूत्रीय मांग किए थे। और लॉर्ड इरविन जो थे ये कितना मांग किए थे? तो ये किए थे 3 मांग अपने किए थे। तो उसके बाद दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन तिथि होता है 7 सितंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसका जो स्थान होता है ये सेंट पॉल पैलेस लंदन में होता है। इस समय के जो वायसराय होते हैं ये लॉर्ड लिनलिथगोगे, और ये इसमें सम्मिलित सदस्य होते हैं।
दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो प्रमुख सदस्य होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखोगे। पहला जो नेता आता है ये मुस्लिम लीग से आते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। दलित वर्ग से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। फिर कांग्रेस से महात्मा गांधी। तो ये सम्मिलित सदस्य थे दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। गांधी जी एस राजपूताना जहाज से लंदन आए थे। फ्रैंक मोरेस ने गांधी जी को अंधनगर फकीर कहा था। इस बात को याद रखो, हर बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न ऐसा रहता है कि महात्मा गांधी को अंध फकीर किसने कहा था? तो MS राजपूताना जहाज से वो आए थे और फ्रैंक मोरेस ने कहा था। लूसेंट के अकॉर्डिंग है, ये मैंने आप लोगों को लूसेंट के अनुसार बताया है। कई किताबों में आपको अलग चीजें देखने को मिलेगी कि महात्मा गांधी को अंध फकीर जो थे वो किसी और ने कहा था, अर्धनग्न फकीर ये किसी और ने कहा था, लेकिन ये लूसेंट के हिसाब से है और लूसेंट जो है ये सही बताती है। तो अधिकतर किताबें में यही है, तो आपको यही मान के चलना है कि गांधी जी को फ्रैंक मोरेस ने अंधनग्न फकीर कहा था। है पूना समझौता। पूना समझौता यानी होता है पूना पैक्ट। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को यरवादा जेल पुणे में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ। परिणाम इसमें क्या निकला कि पहला था कि केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सुरक्षित सीटें को 18% से बढ़ा दिया और दूसरा था प्रांतीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए सीटें 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो ये पूना पैक्ट होता है, पूना समझौता होता है। ये किनके बीच होता है? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर जी के बीच होता है। तो इस बात को आप लोग याद रखोगे, परिणाम भी याद रखोगे। और महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? तो यरवादा जेल पुणे में ये आयोजित किया जाता है, यानी समझौता होता है। और इसमें प्रमुख नेता भी आ जाते हैं जिनके प्रयासों से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता होता है। तो ये मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में लिंक दिया गया है, जाके देख लीजिएगा। फिर आता है पाकिस्तान की मांग। 24 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की। माउंटबेटन योजना। 3 जून 1947 को इस समय के जो वायसराय होते हैं ये माउंटबेटन ने भारत के विभाजन की योजना रखी। 3 जून 1947 को भारत के अंतिम गवर्नर जनरल या अंतिम वायसराय जो थे वो माउंटबेटन थे और इनको यहाँ पे भेजा गया था। करीब 2 महीने के पश्चात ये निश्चित पे आए कि भारत का विभाजन तय है और 3 जून 1947 को वायसराय माउंटबेटन ने भारत का विभाजन का घोषणा रखी। और इसी समय भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद होता है और आज हम लोग 15 अगस्त 1947 को आजादी का जश्न मनाते हैं। और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को आजाद होता है, यानी भारत से अलग होता है। और पाकिस्तान जो है हम लोग से एक दिन पहले वो अपना जश्न मनाता है। तो इस बात को याद रखोगे, यानी एक दिन पहले पाकिस्तान अलग हो गया था। और ये किस टाइप से हुआ था? तो ये माउंटबेटन जो था ये यहाँ पे आया था और ये यह निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन है, भारत का विभाजन होना तय है। और पाकिस्तान को एक तरफ इधर वाला पाकिस्तान कर दिया गया और एक तरफ जो आज के समय में बांग्लादेश है इधर कर दिया गया। तो दो तरफ आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाता था? दो तरफ यहाँ पे पाकिस्तान आ जाता था, दो तरफ। और आज के समय में ये जो बांग्ला आ जाता है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये दोनों पहले एक था। पाकिस्तान यहां से यहां भी आ सकता था, लेकिन इंदिरा गांधी जी के समय में इंडिया खुद पावरफुल होके पाकिस्तान को अलग कर देती है, यानी आज जो कंट्री आप लोग देख रहे हैं बांग्लादेश, उसको अलग कर देती है और एक सेपरेट कंट्री बना देती है, जो आज हम उसको कहते हैं बांग्लादेश। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ये जो आता है ये हम ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ेंगे, जल्द ज्योग्राफी का क्लास भी आप लोगों का स्टार्ट होगा। तो ये जो आता है हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान का यहाँ पे देख सकते हो, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। भारत और पाकिस्तान का जो ये जो आप लोगों का बाउंड्री है इसको क्या कहा जाता है?
इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है रेड क्लिफ रेखा। ये क्या कहा जाता है? तो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर को कहा जाता है। तो इस बात को याद रखोगे, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद हुआ और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आजाद हुआ। यहां से एक और प्रश्न बता देता हूं ज्योग्राफी का। पाकिस्तान का जो कैपिटल है ये आप लोगों का इस्लामाबाद है। और यहाँ पे जो आप लोगों का इंडिया का जो कैपिटल है ये तो आपको पता ही है, न्यू दिल्ली। तो इस बात को याद रखोगे। यानी ये सभी चीजें जो है हम ज्योग्राफी के क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हैं कि प्रमुख आंदोलन क्या है, प्रमुख अध्यक्ष क्या है, सभी चीजों के बारे में। आगे बढ़ते हैं। लोगों का भूदान आंदोलन होता है। भूदान आंदोलन 1951 को होता है। 1951 को विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया। विनोबा भावे ने क्या किया था? भूदान आंदोलन को शुरू किया। और रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान में दी थी। यानी इस समय क्या होता था? भूदान आंदोलन के पीछे भी एक कारण है। 1951 में विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया जाता है। और भूदान आंदोलन में क्या होता था? भूमि दान दी जाती थी। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन में सबसे पहले अपना जमीन को किसने दान किया था? तो ये रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान किया था। सबसे पहले भूमि दान ने किया था। और इसी में भूदान आंदोलन कराया जाता है, जिसको हम भूमि आंदोलन कह सकते हैं। ये विनोबा भावे करते हैं। कौन करते हैं? विनोबा भावे। तो ये जो प्रश्न है आप लोगों का पूछा जाएगा, तो इस बात को आप लोग नोट कर लोगे, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा ये आप लोगों का आ जाता है कि प्रमुख आंदोलन क्या है, इसमें आप लोगों का प्रमुख आंदोलन क्या क्या चलाए गए, ठीक है, प्रमुख समझौते क्या क्या हुए, किनके बीच में समझौता हुआ, सभी चीजों को कवर किए हैं। ये वीडियो आपके लिए सभी एग्जाम के लिए उपयोगी होता है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपीएससी की देना चाहते हो या स्टेट पीसीएस की देना चाहते हो, यूपीएससी की देना चाहते हो या स्टेट, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, पीसीएस की देना चाहते हो किसी भी स्टेट में, या फिर सेंट्रल लेवल पे एसएससी की एग्जाम देते हो। एसएससी की एग्जाम के बाद में अगर रेलवे का एग्जाम देते हो, तो यहाँ से आप लोगों का जीके जीएस पूछता है ये सभी एग्जामिनेशन में। और जीके जीएस पूछता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, खास करके बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। तो टीआरई 4.0 के लिए तो ये रामबाण है। बीपीएससी टीआरई 4.0 में बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है और सबसे ज्यादा प्रश्न इसी से पूछा जाएगा। तो जी के आज हमारा टोटल यही था। टोटल आज हमने प्रमुख समझौते, प्रमुख क्रांतियां, सभी चीजों को हमने कवर किया। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा। अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी आप लोगों का टॉपिक आए इसी चैनल पे आपको मिलते रहे। इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और जितना उसके उतना शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो भी एग्जाम की तैयारी करें उनके पास। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं कोई अगले टॉपिक के साथ।